मैं आपका शिक्षक मनीष कुमार कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय में पुनः आज आपका पाठ लेकर हाजिर हूँ। मैं आप तमाम छात्रों का अभिनंदन करता हूँ। आज के अर्थशास्त्र क्लास में जैसा कि आपके सिलेबस के अनुसार है, मैं खंड 1 का 5वां पाठ का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। ये पाठ आज 5वां पाठ जो है आपका आज समाप्त हो जाएगा। पहले भाग में, इस पाठ के पहले भाग में आपने ये पढ़ा था कि सारणी कैसे बनाया जाता है या सारणीयन का क्या मेथड है। उसमें आपने देखा था कि सारणी बनाने में सबसे पहले हम सारणी संख्या देते हैं, उसके बाद सारणी का जो है हम शीर्षक देते हैं। वो शीर्षक में उसका सारा यह जो है तथ्य के बारे में जितनी भी सूचनाएं ले रहे हैं उनके बारे में आ जाना चाहिए कि किस किस चीज़ को इस सारणी में आप डाल रहे हैं। उसके बाद दाएं साइड में हेड नोट्स लिखते हैं। शीर्षक के बाद जो है सारणी में हम उसके उप शीर्षक देते हैं। उप शीर्षक के बाद पंक्ति शीर्षक देते हैं। मैंने कहा था कि उप शीर्षक का उप शीर्षक ही है पंक्ति शीर्षक। चूँकि 2 बार उप कहने में खराब लगता है, अतः उसका नाम हम पंक्ति शीर्षक देते हैं। तो यह जो है, इसमें उप शीर्षक और पंक्ति शीर्षक में हमने अंतर क्या बताया था कि उप शीर्षक कॉलम में होते थे और पंक्ति शीर्षक पंक्ति में होते हैं। यानी कहने का मतलब कि उप शीर्षक वर्टिकल होता था और पंक्ति शीर्षक हॉरिजॉन्टल होता था, यानी एक उदग्र और दूसरा क्षैतिज। कहने का मतलब क्या है कि उप शीर्षक जो है उदग्र लाइन में दिखाया जाएगा और पंक्ति शीर्षक क्षैतिज लाइन में दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे हमने कहा था कि टिप्पणी बताना है। जैसे कोई चीज़ हमने कहा था कि एक बिंदु दे करके हम नहीं पता चलता है कि वहाँ पर क्या है, तो उसको नीचे समझाया जाता है। और अंत में कहा था कि स्रोत होते हैं। ये सारणी का प्रारूप हमने, आप पिछला हमारा क्लास का नोट्स आप निकाल करके देखें या वीडियो देखें, वो सारा चीज़ मिल जाएगा। चलिए अब हम वहाँ से स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सारणी कितने प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए, एक फिगर हम जरा सा यहाँ पर डाल दिए हैं, जो ये वेन डायग्राम दंडालेख है। ये इसको जो है वृत्त चित्र है। इसमें ये दिखाया गया है किसी चीज़ का विभिन्न भाग जो अंत में जोड़ के 100% होता है। यानी हम ये मान के चले कि 100% बराबर 360 डिग्री, और ये ब्लू का हिस्सा इतना है, आसमानी का इतना है और येलो का इतना है। तो ये सारे चीज़ जो हम तैयार किए, इसके लिए सारणी हमको तैयार करना होगा। पहले सारणी ही हम तैयार किए होंगे कि ब्लू का भाग इतना %, अरे येलो का भाग इतना %, आसमानी का भाग इतना %। तो इस तरह से हमने तैयार किया, उसके आधार पर हम इसको हम बनाए। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मूल महत्व सारणी का है, और सारणी प्रस्तुतिकरण ही, हमने पिछले क्लास में बताया था कि सारणी प्रस्तुतिकरण ही आपका जो है चित्रमय प्रस्तुतिकरण और बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण दोनों का आधारशिला रखता है। ऐसे बिना सारणीयन के भी हम उसको बना सकते हैं, लेकिन खास करके नीचे के क्लासों में या इंटर में या अधिकांश जगह पर सारणी के आधार पर ही वृत्त चित्र और बिंदु रेखीय प्रदर्शन करना ज्यादा आसान होता है। तो हम सारणी के प्रारूप को देखे हैं। अब हम देखें कि सारणी के प्रकार क्या होते हैं। ये ध्यान दीजिए। अब सारणी के जहां तक प्रकार की बात है, तो इनके प्रकार 3 आधारों पर रखा गया है, यानी 3 आधारों पर सारणी को विभाजित किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, हमने दिया है कि सारणी को मुख्य रूप से 3 आधारों पर विभाजन है। क्या क्या है? एक पर्पस के आधार पर, दूसरा ओरिजिनलिटी के आधार पर, और तीसरा कंस्ट्रक्शन के आधार पर। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं तो अंग्रेजी वर्ड पर ध्यान रखिएगा। ये पर्पस का मतलब समझ रहे हैं कि उद्देश्य के आधार पर, हमको सारणी बनाने का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर हम सारणी को विभाजित करते हैं। दूसरा है मौलिकता के आधार पर, ओरिजिनलिटी क्या है, कौन सा इसमें मौलिक गुण है, उसके आधार पर। और तीसरा है बनावट के आधार पर, यानी इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, हम जो सारणी तैयार कर रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके आधार पर विभाजित करते हैं। यानी किस तरह के हैं, कितने चर दिखाए गए हैं, चरों का प्रकार क्या है, तो उस आधार पर हम उसको कंस्ट्रक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं। अब इस सारे चीज़ों को समग्र रूप से हम इस एक चित्र में देख सकते हैं। आप इसको आसानी से एक झलक में आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये सारणी के प्रकार कैसे होते हैं।
यहां जो हमने बतलाया था कि 3 बेसिस के आधार पर इसको हम बांटते हैं, उद्देश्य के आधार पर, बनावट के आधार पर और ओरिजिनलिटी के आधार पर। अब देखिए उद्देश्य के अनुसार पर सारणी 2 प्रकार की हो जाती है, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य। पूर्णतः जीवन चक्र की भी यही परिभाषा है, हर व्यक्ति का कुछ सामान्य उद्देश्य होता है, कुछ विशेष उद्देश्य होता है। तो एक सामान्य उद्देश्य के आधार पर, एक विशेष उद्देश्य के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर। जाहिर है हर चीज सरल और जटिल होती है, तो यहां भी सरल और जटिल है, एक सरल सारणी होगी, एक जटिल सारणी होगी। अब सरल सारणी का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन जटिल सारणी है तो जटिलता में भी भेद है कि साधारण जटिल कि असाधारण जटिल कि सामान्य जटिल। तो उसका 3 भेद कर दिया गया, 2 गुण वाला सारणी, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी कि बहुगुणी सारणी, 3 तरह के। इसको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हम ये सिर्फ यहां दर्शाना चाह रहे हैं कि पढ़ने के बाद अगर आप सारणी के भेद को याद करने की कोशिश करेंगे तो एक ही जगह पर यह आराम से मिल जा रहा है। और ये मौलिकता के अनुसार कि यह मौलिक है, यानी जो लिए है उसी रूप में है कि उससे उत्पन्न किया गया है, व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स हैं। ये ध्यान देना है, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कुछ उसको मैथ में। चलिए अब हम आगे आते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखें उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सबसे पहला भाग क्या था आपका? सामान्य उद्देश्य, और दूसरा था विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की सारणी किसको कहते हैं? बहुत विश्लेषण है किताबों में, किताब की अपनी भाषा होती है। आप इसको इतना ही समझ के चलिए कि ये किसी विषय पर तमाम आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं उसको हम सामान्य उद्देश्य सारणी कहते हैं। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी यानी सिर्फ जानकारी देना, जैसे अर्थव्यवस्था संबंधी जितने आंकड़े होंगे वो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी होंगे। वो कोई खास उद्देश्य से नहीं तैयार की गई है, बल्कि इसलिए सिर्फ तैयार की गई है कि अर्थव्यवस्था में क्या हलचल हो रहा है, सिर्फ ये हम जाने। बात समझ में आ रही है? आप देखते होंगे प्रत्येक साल भारत में बजट के पहले वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। वो आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखते हैं ना कि कृषि का ब्यौरा, उद्योग का ब्यौरा जो है, सेवा का ब्यौरा, उसके बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट का या मैन्युफैक्चरिंग का, ये सारे का आंकड़ा होता है, पर कैपिटा इनकम सारे का होता है। तो उस अवस्था में आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं? किसी एक मिशन को पूरा करने के लिए नहीं, कोई खास एक मिशन को पूरा करने के लिए नहीं, इस कारण दिए जा रहे हैं कि आगे के सांख्यिकी अनुसंधानकर्ता को अपने विषय विशेष में जिस आंकड़े की जरूरत होगी वो आंकड़ा के लिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इस आर्थिक सर्वेक्षण वाले आंकड़े का उपयोग करेगा। अब 100 विषय से संबंधित उसमें आंकड़े हैं, हमको कल किसी एक खास विषय पर शोध करना है, एक खास विषय पर परिणाम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उस सामान्य उद्देश्य वाली सारणी से ही हम आंकड़े लेंगे। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? संदर्भ सारणी, क्योंकि एक खास संदर्भ के में ये दिए हुए होते हैं। यहां पर हमने साफ लिख दिया है, सामान्य सारणी बृहद मात्रा में समंकों का भंडार होता है ना, जिसमें विषय संबंधी विभिन्न जानकारी होती है, सारे समंक इसमें डाल दिए जाते हैं। इसमें इसके उदाहरण के तौर पर हमने यहां दिया है कि जनगणना का रिपोर्ट सामान्य उद्देश्य है, या जितने भी तरह के सरकारी रिपोर्ट्स आते हैं सामान्य उद्देश्य सारणी है। रिजर्व बैंक की बुलेटिन सामान्य उद्देश्य सारणी है, कोई मिशन के लिए नहीं। हाँ, रिजर्व बैंक जो पॉलिसी अपनाती है वो सामान्य उद्देश्य में नहीं आएगी, क्योंकि उसका विशेष उद्देश्य है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल करना, लेकिन अपनी बैंक की स्थिति के साथ देश की अर्थव्यवस्था का वो ब्यौरा देता है। तो वो जब ब्यौरा प्रस्तुत किया तो वो सामान्य उद्देश्य सारणी है। अब हमारा क्या मिशन है उसके अनुसार हम उस आंकड़े को वहां पर से, तो इसमें कहने का मतलब कि सामान्य उद्देश्य सारणी एक वैसी विस्तृत सारणी है जिसमें कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने जरूरत के पद के अनुसार तथ्य को ढूंढ लेता है। तो सारे समंक रहेंगे तब ना हम अपने जरूरत के अनुसार पद को जो है उसको हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक परिभाषा यहां पर मैंने याद करने के लिए आपको दे दिया है, इसको याद कर लीजिएगा, 2 नंबर प्रश्न में आ सकते हैं कि सामान्य ये जो है चर्चित व्यक्ति थे अर्थशास्त्र से लेकर के सांख्यिकी में, क्राकस्टन और काउडेन, कई बार हमने भी चर्चा किया है पढ़ाने क्रम में। इन्होंने कहा है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का प्राथमिक तथा एकमात्र उद्देश्य समंकों को इस प्रकार रखना होता है कि व्यक्तिगत पद पाठकों द्वारा शीघ्रता से ढूंढा जा सके, है ना? बात समझ में आ रही है? पूरे समंक है,
हमको एक व्यक्तिगत पद की जरूरत है तो सब रखल रहेगा तब ना हम ढूंढेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप बाहर में हैं, बाहर में कोई आए, रास्ते पर एक बुजुर्ग आपको मिले और वो बुजुर्ग कहे कि एक गमछा लाओ, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? गमछा आप कहां से लाएंगे? आप ये सोच के देखिए, आपका दिमाग वहां पर यत्र तत्र भटकने लगा, कहां से लाएं? आप सब जगह से दिमाग लौट करके सेकेंडों में आपका खड़ा कहां हो जाएगा कि हम अपने घर जाएं। क्यों घर जाएं? क्योंकि घर में जीवन जीने के लिए बहुत तरह की सामान्य हैं, उसमें गमछा भी होगा, वहां से गमछा लाके हम इनको, तो वो बहुत सारे जो सामान हैं वो विभिन्न समंक है, समंकों का बृहद भंडार है, उसमें आप अपने जरूरत के अनुसार जो पद था गमछा, उसको ढूंढ करके आप लाए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा भाग देखते हैं, विशेष उद्देश्य वाली सारणी। जाहिर है इसमें क्या है, इसका कई नाम है। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, इसका नाम है विषय सारणी। एक खास विषय, एक खास उद्देश्य के लिए जो सारणी तैयार किया जाए, यानी उस विषय से जुड़ी हुई, इस कारण इसको हम विषय सारणी कहते हैं। सारांश सारणी, ये समंकों का भंडार नहीं है, उनका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, और उन निष्कर्षों के आधार पर हम अपने उद्देश्य के अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं, इस कारण यह सारांश सारणी है। विश्लेषण सारणी, यह तथ्यों का विश्लेषण करता है। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी बता दिया कि 2001 में महंगाई की दर ये थी और 2012 में ये है, सिर्फ ये वो आंकड़ा रख दिया, वो ये नहीं बताया कि 2001 में महंगाई ये थी तो 2012 में ये महंगाई क्यों हुआ, इस पर विश्लेषण वो नहीं करता है। यहां पर ये विश्लेषण करेगा। अगर महंगाई के बारे में हम आंकड़े इकट्ठे करें तो विशेष उद्देश्य वाली होगी और वो विश्लेषण के साथ होगा। यानी एक तरह से हम यही कहें कि विशेष उद्देश्य वाली सारणी आंकड़ों को संक्षिप्त कर इस प्रकार करता है कि एक अनुसंधान के लिए जो हमारा खास उद्देश्य है उसको हम पूर्ति करके एक परिणामी निष्कर्ष निकाल सके, जिसमें आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन हो, समंकों का तुलनात्मक अध्ययन हो। अब इसको आप पढ़िएगा तो ये सारी चीज इसमें इसी तरह मिल जाएगी। हो सकता है हमारी भाषा और इस भाषा में अंतर हो, यद्यपि कि जो मैं बोल रहा हूं हम ही इसको लिखे भी हैं, लेकिन जब एक ही आदमी एक बार बोलता है एक बार लिखता है तो भाषाई अंतर थोड़ा आ ही जाता है। यहां पर भी हमने एक परिभाषा दे दिया है और वो परिभाषा भी आपको ये कर आसान रखने के लिए कि विभिन्न नामों के चक्कर में आपको नहीं डालें, वही नाम की पुनरावृत्ति हमने की है जो सामान्य उद्देश्य सारणी में डाला था, क्रकास्टन एवं काउडन का ही। इन्होंने इसमें क्या परिभाषा दिया है, संक्षिप्त सारणी जो सामान्यतः आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, किसी एक निष्कर्ष अथवा कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए तैयार की जाती है। कोई एक निष्कर्ष या उससे निकट संबंध रखने वाले निष्कर्ष, जैसे महंगाई का निष्कर्ष, महंगाई कैसे बढ़ रही है और उसका मुद्रा की मात्रा से क्या संबंध है, निकट संबंध वाला भी एक दूसरा निष्कर्ष हुआ ना। तो इनकी भी ताल्लुकात का कारण प्रभाव की हम व्याख्या उसमें करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं मौलिकता के आधार पर। अब एक चीज है, वहां जो आप हमने ये से बताया था, तीर के निशान से बताया था कि भेद, उसमें मौलिकता वाला जो था वो तीसरा नंबर पे था और बनावट वाला दूसरा में था, लेकिन हम यहां मौलिकता को दूसरा पर रख दिए क्योंकि बनावट वाला का विश्लेषण थोड़ा बड़ा है और यह उद्देश्य और मौलिकता वाला पर विश्लेषण छोटा छोटा है, तो इस कारण हम इसको पहले रख दिए, बनावट वाला को लास्ट में हम विश्लेषित करेंगे। मौलिकता के आधार पर बहुत ही आसान है। ऐसा हम बार बार कहते हैं कि ऐसा कभी किसी विषय को सोच के मत पढ़िए, दिमाग में मत लाइए कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हार्ड है, सर कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हार्ड होगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि बिल्कुल व्यवहारिक चीज जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो वो भी अगर कोई टीचर बतलाने लगता है तो आपके दिमाग में जाता है कि हो सकता है ये हार्ड है, क्योंकि सर बतला रहे हैं। आप उसको यही समझ के पढ़ने की कोशिश करो कि ये तो रोज मेरे साथ हो रहा है। तो यहां पर ये उसी चीज को यहां पर देखा जा सकता है। मौलिक माने मूल, हम आंकड़ा संकलित जिस रूप में किए हैं उसी मूल रूप में उसको सारणीबद्ध कर दिया तो मौलिक सारणी हो गई। रिजर्व बैंक को अपनी बुलेटिन जारी करनी है, रिजर्व बैंक जो जो आंकड़ा इकट्ठा किया, जैसे इकट्ठा किया उसी रूप में रख दिया कि हाँ नकदी की मात्रा इतना, सिक्कों की मात्रा इतना, प्रति व्यक्ति आय इतना, प्रति व्यक्ति कर्ज इतना, विभिन्न बैंकों के पास एसेट्स इतना, एसबीआई के पास इतनी पूंजी है, पीएनबी के पास इतनी पूंजी है।
तो जैसे जैसे इकट्ठा किया उस आंकड़े को सारणीबद्ध करके पीएनबी के कॉलम में, एसबीआई के कॉलम में सारणीबद्ध, तो इसी तरह से ना होगा, उसको उसी प्रकार से रख दिया तो उसको हम मौलिक सारणी कहेंगे, है ना। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं मेरी बात इसी में आएगी। मौलिक सारणी को वर्गीकरण सारणी भी कहते हैं। वर्ग में एसबीआई पीएनबी हमने बांटा ना किस किस वर्ग में। इस प्रकार की सारणी में समांक उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें उनका संकलन किया गया था, यानी उस जैसे संकलन किए थे उसी में। व्युत्पन्न सारणी क्या है, ये ध्यान दीजिए। व्युत्पन्न सारणी जो मौलिक सारणी से निकाली हुई सारणी है, मौलिक सारणी से जो सारणी निकालते हैं उसको व्युत्पन्न सारणी कहते हैं। असल में हम इसको कह सकते हैं कि मौलिक सारणी के आधार पर निकाले गए रिजल्टों से एक सारणी बनाते हैं, वो व्युत्पन्न सारणी कहते हैं। जैसे मौलिक सारणी के आधार पर हम योग किए, माध्य निकाले, प्रतिशत निकाले, अनुपात निकाले, गुणक निकाले, इनको जब हम लिस्टेड किए, इनको जब हम सारणी में डाले, टेबल में डाले, तो इसको हम कहेंगे व्युत्पन्न सारणी। इसमें समांक नहीं है बल्कि समांकों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष हैं। अब हम देखें बनावट के आधार पर, बस बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि यह कठिन है, सिर्फ लंबा है। इसमें एक ही चीज ध्यान देना है, शीर्षक, इसी पर गौर कीजिएगा। शीर्षक ही इसका मूल महत्व वाला चीज है। शीर्षक आपके माइंड में आ गया तो आप इस सारणी का विश्लेषण आराम से कर सकते हैं। बनावट के आधार पर सारणी का दो प्रकार है, एक है सरल सारणी और दूसरा है जटिल सारणी। सरल सारणी हम उसको कहते हैं जिस सारणी में सिर्फ एक गुण का प्रदर्शन किया जाए, यह गुण के आधार पर विभाजन है। याद रखिएगा, एक गुणी सारणी नाम का कोई सारणी है नहीं, कोई भेद नहीं है। एक गुणी सारणी को ही सरल सारणी कहा गया है। माइंड में कभी एक गुणी सारणी गलती से मत लिखिएगा, इसी का नाम है सरल सारणी, सिंपल टेबल। तो इसमें क्या है, इसको हम प्रथम क्रम की सारणी भी कहते हैं, एक नाम इसका ये भी है, ये याद रखना है। यहां से लेकर के आपको हर एग्जाम में ये आता है, इंटर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब में तो है ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर चीज में, जहां भी आजकल सांख्यिकी के प्रश्नों के भरमार हो रहे हैं, नेट वगैरह में तो काफी हो रहे हैं। तो प्रथम क्रम की सारणी किसको कहते हैं, तो सरल सारणी को कहते हैं। और इसमें क्या होता है, केवल एक ही गुण की तुलना की जाती है, इसमें और कोई गुण नहीं होती है। जैसे इसका फॉर्मेट देख लीजिए आप, ये देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भिन्न भिन्न राज्यों की जनसंख्या, ये राज्य है और ये जनसंख्या है। इसमें सिर्फ एक गुण है, इन राज्यों की जनसंख्या, बस यही एक गुण की देखा जा रहा है, इसके अलावा और कोई गुण इसमें नहीं है। अब हम उसी चीज को इसमें देख सकते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक, स्कूल के छात्रों का प्राप्तांक हम देख रहे हैं, एक ही गुण है, इनका अंक, कोई दूसरा गुण इसमें नहीं है। समझ रहे हैं। और तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, मॉडर्न स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, कितनी संख्या है उसको हम देख रहे हैं, यानी सिर्फ एक संख्या इनका गुण रह जा रहा है, कोई दूसरा गुण नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें देखिए, भारत की जनसंख्या का आयु वर्गानुसार वितरण, इसमें एक गुण आयु सिर्फ है, इसके अलावा कोई गुण नहीं है। तो यह क्या इसको कहेंगे, एक गुण प्रदर्शित करने वाले को एक गुण ही नहीं, गलत, सरल सारणी, भूल के एक गुणी मत बोलिएगा, इसका नाम नहीं है एक गुणी। अब हम जटिल सारणी में देखते हैं। जटिल सारणी में अब गुण की संख्या पर नाम रख दीजिए, एक गुण वाला तक नहीं रखना है, एक गुण वाला को सरल सारणी कहना है, दूसरा भेदे हो गया जटिल सारणी। तो जटिल सारणी में गुण के आधार पर नाम रखिए, पहला हो जाएगा एक गुणी की चर्चा तो पहले ही करिए लिए सरल सारणी के रूप में, तब क्या आएगा, दो गुण वाला द्विगुणी, टू वे टेबल, है ना। इसमें दो गुण की तुलना की जाती है, जैसे जनसंख्या को स्त्री पुरुष में बांट दिए तो दो गुण हुआ ना, एक स्त्री एक पुरुष, अर्थात समांकों से दो गुण निकाले। देखिए उदाहरण में यहां पर आप देख सकते हैं, ये सारणी नंबर 4 में हम यहां सारणी नंबर छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि सारणी का प्रथम गुण होता है कि उनकी सारणी संख्या लिखिए, उसके बाद शीर्षक लिखिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देखिए क्या है, द्विगुणी सारणी है, एक स्कूल के विद्यार्थियों का प्राप्तांक व लिंग के अनुसार वितरण। दो गुण इसमें ढूंढने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, क्या क्या ढूंढिएगा, तो पहला प्राप्तांक का, दूसरा लिंग, है ना, दो गुण हो गया ना। अब प्राप्तांक इधर दिया हुआ है 0, 10 और इधर लिंग में विभाजन कर दिए लड़के और लड़कियां, ये दोनों दो गुण नहीं है, एक गुण यहां है और एक गुण ये दोनों मिला के लिंग का गुण हुआ, है ना। जब इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये 3 गुनी हो जाएगी, त्रिगुणी हो जाएगी। यहां पर हमने क्या रखा है, सिर्फ प्राप्तांक और लिंग। ये पूरा इनका ये टेबल है, ये ध्यान दीजिए, इसके आधार पर इधर प्राप्तांक, इधर
लिंग। नेक्स्ट त्रिगुणी सारणी, इसमें 3 गुण आ जाएगा। 3 गुण के आधार पर सारणी का विभाजन करेंगे। ये ध्यान दीजिए, यहां पर यह आ रहा है त्रिगुणी सारणी। क्या क्या है यहां देखिए, फिर सारणी संख्या हमने दिया है अंक लिंग व विभाग, एगो बढ़ा दिए। उसमें क्या था, अंक लिंग तो 2 गुण था, अब हमको 3 गुण करना था, तो हमने क्या किया है, अंक लिंग और विभाग। यह आपका त्रिगुणी सारणी है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये लिंग हो गया लड़के और लड़कियां, इधर अंक हो गया और ये विभाग हो गया। अब अगर लड़के और लड़कियां को 2 अलग अलग गुण मानिएगा तो सोचिए कि कितना मनी गुण हो जाएगा इसे। अगर लिंग के अंदर 2 गुण इनको मान लिए तो फिर विभाग के अंदर भी 2 गुण मानना पड़ेगा, अ और ब, तो 2 आ 2 4 आ 1 5, नहीं 1 गुण पूरा, ये दोनों मिलके लिंग गुण हुआ, ये दोनों मिलके विभाग गुण हुआ और ये प्राप्तांक गुण, तो हो गया त्रिगुणी। अब इसके आगे कोई गुण नहीं होता है संख्या के आधार पर, सब के रख दिया जाता है कैसे, जैसे हिंदी और संस्कृत में आप रूप याद करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बाद त्रिवचन होता है, नहीं बहुवचन, 2 से ज्यादा जितना है सबको बहुवचन में डाल देते हैं। यहां क्या है, एक स्टेप आगे से लेते हैं और एक स्टेप आगे तक बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि हिंदी संस्कृत में क्या है, एक वचन है, लेकिन यहां एक वचन नहीं है। एक वचन का नाम यहां क्या था, सरल सारणी। यहां हम कहां से शुरू होते हैं, द्विवचन से, द्विवचन से द्विगुणी सारणी, फिर दूसरा में क्या आता है, त्रिगुणी सारणी, और तीसरा में अब बहुवचन की जगह यहां बहुगुणी सारणी, न कि चरगुणी सारणी। तो ये हम आ जाएंगे नेक्स्ट में बहुगुणी सारणी। इसमें 3 से अधिक गुण पर प्रकाश डाला जाता है ना। इस प्रकार की सारणी में आंकड़ों के कई गुणों पर 3 4 5 जितना भी आ जाए सब के सब आ जाएगा बहुगुणी सारणी में। समझ रहे हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये देखिए यहां पर सारणी नंबर 6 है, क्या दे रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों का, उसमें कौन कौन था याद कीजिए, अंक था, लिंग था, विभाग था, 3 गो था ना पिछलका में, अंक लिंग और विभाग। ई में को बढ़ा दिया आवास, कहां पर रहते हैं, शहर में कि ग्रामीण में, तो 4 गुण हो गया ना। सबसे पहिलका में जो है जनसंख्या का हमने लिया था या अंक का लिया था, दूसरका में क्या किया था, अंक वाला खाली कौन में था, सरल सारणी में। जब अंक के साथ लिंग ले आए तो कौची बन गया था, द्विगुणी सारणी। जब अंक और लिंग के साथ हम विभाग ले आए तो क्या बना था, त्रिगुणी सारणी। अंक लिंग विभाग के साथ आवास जोड़िए तो क्या हो गया, बहुगुणी सारणी। तो ये बहुगुणी सारणी है, एक आध गुना और कुछ जोड़ दीजिएगा तो ये बहुगुणीय रहेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए अंक लिंग, अंक इधर है, लिंग हो गया, विभाग हो गया, और नीचे देखिए ग्रामीण और शहरी, आवास कहां है, ग्रामीण में कि शहर में, तो ये हो गया बहुगुणी सारणी। अब इस आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल आपके पास रखे हैं, उसको आप बनाइएगा, ये ध्यान दीजिए, भर दीजिएगा कुछ अपना ऊपर लिख करके स्टेटमेंट कि हाँ पुरुष इतने हैं, स्त्रियां इतने हैं, और इससे आधार पर एक वर्ग दिया हुआ है, एक फर्म के श्रमिकों के लिए एक रिक्त सारणी का निर्माण करें। एक उदाहरण आपके सामने है, आप भी इसी तरह के बनाइएगा सारणी, अब अपना मन से कल्पित करके कि हाँ ये सिचुएशन है, डिजिट चेंज कर दीजिए या सिचुएशन को चेंज करके। इस समय तो कहता है कि एक फर्म के श्रमिकों के लिए एक रिक्त सारणी का निर्माण करें जो लिंग, मजदूरी वर्ग, आयु वर्ग तथा वर्ष प्रकट करती हो। अब यहां ध्यान दीजिए कि क्या होगा से, लिंग 1, मजदूरी वर्ग 2, आयु वर्ग 3, वर्ष 4। तो पहले तो लिखना होगा कि बहुगुणी सारणी है, ऊपरे लिख देंगे इस जगह कि बहुगुणी सारणी, सारणी नंबर 1, इस जगह पर सारणी नंबर 1। अब हम इस तरह से लिखेंगे, एक फर्म के मजदूरों की आय, लिंग, मजदूरी व वर्ष के अनुसार वितरण, और इस तरह से खाने बनाएंगे कि हाँ ये 0 से 25 आयु वर्ग में, 25 से 40, 40 से अधिक ये 1996 का है, फिर 2000 का है, इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमने रखा है, ये इसमें है दिल्ली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लिंग व कक्षा के अनुसार रिक्त सारणी। ये 2 ही गुण है, देखिए लिंग और कक्षा, तो ये ऊपर एक जगह दे दीजिए द्विगुणी सारणी, प्रश्न के अनुसार ये द्विगुणी सारणी है ना। और उसके बाद हम एक कक्षा का कॉलम बनाए, लड़के और लड़कियां, 2 गुण सिर्फ प्रस्तुत हमको करना है, लिंग और कक्षा। ठीक है,
अब एक और एग्जाम्पल है उसी तरह, यहां पर है 2000 में किसी फैक्ट्री में ये है और 2005 में ये सिचुएशन थी। इतना मजदूर थे जितने इतना श्रम संगठन से जुड़े हुए थे और इतना जुड़े हुए नहीं थे। इसको उदाहरण को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ही बताया हुआ है कि कुछ मजदूर श्रम संगठन से जुड़े हुए थे, कुछ मजदूर श्रम संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, उनकी सारणी बनाई है। तो सारणी तो अब हम इसमें चूज क्या करें, इस प्रश्न का गुण क्या है उदाहरण का, कि दो चीजें हमारे पास आ रहा है, इसमें पढ़ रहे हैं तब। एक है कि संघ में कौन थे या न कौन थे, यानी संघ के अनुसार एक गुण बनेगा। दूसरा इसमें आ रहा है कि पुरुष और स्त्री वाला बात, यानी लिंग के अनुसार गुण आएगा। तो एक गुण संघ का, एक गुण लिंग का, तो द्विगुणी सारणी बनेगा। फिर इस तरह इनका श्रमिक संघ और गैर श्रमिक संघ में दो विभाजित कीजिए। यह संघ के अनुसार हुआ दो विभाजन, यानी एक गुण इनका संघ हुआ। फिर एक संघ में पुरुष कितने और स्त्री, और न जो संघ में है बिना श्रमिक संघ के हैं उसमें भी पुरुष स्त्री, यह दूसरा गुण होगा। और इस तरह से यह सारणी का निर्माण होगा। अब आपका जो है यह चैप्टर समाप्त है। अंत में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, उसको आप देखिए। वस्तुनिष्ठ के साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी है। वस्तुनिष्ठ का हम आंसर बतला दे रहे हैं। बहुगुणी सारणी में होती है क्या, एक विशेषता ना, एक वाला क्या कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न देखा लिया हमें इसी के आंसर के बारे में सोचना है। हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर का। तो एक विशेषता वाला को याद कीजिए, गुणी नहीं कर समझना है। कहीं विकल्प में ये भी दे दे कि एक विशेषता वाला को क्या कहते हैं, अब विकल्प में दे दे एक गुणी भी या सरल सारणी भी, तो हम लिखेंगे सरल सारणी, न कि एक गुणी। तो एक विशेषता वाला को एक गुणी कहते हैं, दो विशेषता वाला को द्विगुणी कहते हैं, तीन वाला के त्रिगुणी कहते हैं, और तीन से अधिक वाला को क्या कहते हैं, बहुगुणी। यानी आंसर होगा डी। ठीक है। सेकंड प्रश्न, जब किसी सारणी से दो तरह की सूचना प्राप्त होती है तो वह कहलाती है, तो दो तरह की सूचना प्राप्त होगी तो द्विगुणी कहलाएगी। ठीक है। तीसरा, संख्याओं का अनुपात, प्रतिशत और माध्य आदि का प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है, अनुपात। अनुपात कैसे जानेंगे, पहले मौलिक सारणी बनाएंगे तब ना अनुपात निकलेगा। सिंपल सारणी बनाएंगे तब ना अनुपात निकलेगा। तो उससे अनुपात निकलेगा मतलब क्या हुआ कि व्युत्पन्न हुआ मूल सारणी से, या प्रतिशत मूल सारणी से व्युत्पन्न होगा, माध्य मूल सारणी से व्युत्पन्न होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सारणी तो कह नहीं सकते हैं। जटिल सारणी की तो दूसरी बात है, जटिल सारणी तो गुण के आधार पर होता है। व्युत्पन्न सारणी अभी आप पढ़े हैं शुरू में कि यह व्युत्पन्न सारणी कहाएगा। चले, अब ये है लघु उत्तरीय में तीन प्रश्न हमने दे दिया है। सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य सारणी, सामान्य उद्देश्य में बतलाए थे हम कि वो समूचे समंग रख देता है। अब विशिष्ट उद्देश्य में उद्देश्य के अनुसार हम उसको अपने जरूरत के अनुसार जो है उस सारणी से लेते हैं और उनकी तुलना करते हैं और प्रभावशाली उसकी विश्लेषण करते हैं। आप किस प्रकार सारणियों को प्राथमिक और व्युत्पन्न में वर्गीकरण करेंगे, इजी है। प्राथमिक और वर्गीकरण में एक मौलिक हो गया, हमको आंकड़े जिस रूप में मिले उसी को उसी रूप में सारणी में रख देना प्राथमिक हुआ, या उसको मौलिक भी कहते हैं। और उससे प्रतिशत, माध्य ये सब निकालना व्युत्पन्न सारणी, उसका जो है सारणीयन करना व्युत्पन्न हो गया निकालकर। त्रिगुणी सारणी का एक प्रारूप दीजिए, हम ऊपर प्रारूप दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय में है सरल, द्विगुणी, त्रिगुणी तथा बहुगुणी सारणी का प्रारूप देते हुए अंतर स्पष्ट करें। इन सारे का आंसर आपके नोट्स में है। हम समझते हैं कि वीडियो और नोट्स दोनों ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में हम अगले चैप्टर में आएंगे, जो है इसमें रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, यानी रेखा चित्र और ये चित्रमय प्रस्तुतिकरण और बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। खास करके पहले आपको जो है चित्रमय प्रस्तुतिकरण ही है। धन्यवाद।